मेरी ज़िंदगी का वो दौर बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून था जब हम छोटी सी दुनिया में मगन थे। मेरा नाम आदिल है और मैं एक निजी कंपनी में अच्छे ओहदे पे फाइज था। मेरी बीवी का नाम सारा था जो एक बहुत ही सलीकामंद और नेक दिल खातून थी। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे और हमारी एक 5 साला बेटी थी जिसका नाम हमने परिहा रखा था। परिहा हमारे घर की रौनक थी और उसकी मासूम शरारतें हमारे दिन भर की थकन को मिनटों में दूर कर देती थीं। हम शहर के एक बहुत ही पुरसकून और अच्छे इलाके में एक किराए के मकान में रहते थे। ये कोई जॉइंट फैमिली नहीं थी बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी और हमारी बेटी अलग ही रहते थे। मेरे वालिदैन अपने आबाई गांव में रहते थे और सारा के घर वाले भी दूसरे शहर में मुकीम थे। इसलिए इस नए शहर में हमारा अपना कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था जो हमारे दुख सुख में हर वक्त हमारे साथ खड़ा हो सके। लेकिन हमें इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ था क्योंकि हमारी आपस की मोहब्बत और परिहा की मासूमियत ने हमारे इस छोटे से घर को जन्नत बना रखा था। मैं सुबह सवेरे ऑफिस चला जाता और सारा घर के काम काज संभालती और परिहा को वक्त देती। शाम को जब मैं वापस आता तो हम तीनों पार्क जाते या घर में बैठ के ढेरों बातें करते। हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी और हम एक बहुत ही आइडियल लाइफ गुजार रहे थे जिस पे हर कोई रश करता था। फिर हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। शादी के 6 साल बाद सारा दोबारा उम्मीद से हो गई। ये खबर हमारे लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं थी क्योंकि हम खुद भी चाहते थे कि परिहा का कोई बहन भाई हो ताकि वो अकेली न रहे। लेकिन इस खुशखबरी के साथ ही सारा की तबीयत दिन ब दिन ख़राब रहने लगी। इस बार सारा की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा पेचीदा थी। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया था और कहा था कि वो कोई भी भारी काम न करे और ज़्यादा चलने फिरने से परहेज़ करे। सारा को शदीद कमज़ोरी हो गई थी और वो ज़्यादातर वक्त बिस्तर पे ही गुजार रही थी। अब घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम होने लगा था। मैं सुबह का नाश्ता खुद बनाता और सारा के सिरहाने रख के ऑफिस निकल जाता, लेकिन पीछे से घर की सफाई सुथराई और सबसे बढ़कर 5 साला परिहा की देखभाल का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था। परिहा भी बहुत छोटी थी, उसे हर वक्त किसी न किसी की तवज्जो की ज़रूरत होती थी। वो सारा के पास जाके बैठती और कहती कि मम्मी मेरे साथ खेलें, लेकिन सारा इतनी निढाल होती थी कि वो परिहा को प्यार करके सुलाने की कोशिश करती या उसे कार्टून लगा के दे देती। परिहा चूंकि बहुत एक्टिव बच्ची थी इसलिए वो एक जगह बैठने से चिड़चिड़ी होने लगी थी और सारा के लिए इस हालत में बच्ची को संभालना और किचन का काम करना बिल्कुल नामुमकिन होता जा रहा था। एक दिन मैं ऑफिस में था कि सारा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसने मुझसे कहा, आदिल परिहा को संभालना अब मेरे बस से बाहर होता जा रहा है। आज मुझे चक्कर आया और मैं किचन में गिरते गिरते बची हूँ। परिहा भूख से रो रही थी लेकिन मुझ में उठने की सकत नहीं थी। मैं ये सुन के बहुत परेशान हो गया। मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी की। घर पहुंचा तो देखा कि परिहा सहन में अकेली बैठी मिट्टी से खेल रही थी और उसके कपड़े गंदे हो रहे थे, जबकि सारा कमरे में बेहोश सी लेटी थी। मैंने परिहा को उठाया, उसे साफ किया और सारा को दवा दी। उस रात हम दोनों मियाँ बीवी बहुत देर तक सोचते रहे कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। हम किसी मासी या आया को भी घर में रखने से डरते थे क्योंकि आजकल के हालात ऐसे नहीं है कि किसी अजनबी पर भरोसा किया जा सके और सारा की माँ की अपनी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो भी दूसरे शहर से यहाँ नहीं आ सकती थी। हम बिल्कुल बेबस थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम परिहा को कहाँ रखें ताकि सारा को भी आराम मिल सके और परिहा की देखभाल भी अच्छे तरीके से हो सके। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तो हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी हमारे घर आई। उनका नाम नुसरत आंटी था। वो एक बहुत ही शरीफ और मिलनसार खातून थी और अपने 15 साला बेटे अम्मार के साथ इस मोहल्ले में पिछले 2 साल से रह रही थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो अपने बेटे की अकेले ही परवरिश कर रही थी। नुसरत आंटी अक्सर हमारे घर आती जाती थी और परिहा से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। वो परिहा को अपनी बेटियों की तरह चाहती थी। जब उन्होंने सारा की ये हालत देखी और हमारे घर की परेशानी को समझा तो उन्होंने बहुत ही हमदर्दी के साथ मुझसे और सारा से कहा कि बच्चों तुम लोग क्यों इतने परेशान होते हो, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। सारा की यह हालत देख के मेरा दिल कुड़ता है। परिहा तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। आदिल जब सुबह ऑफिस जाया करे तो तुम परिहा को मेरे घर छोड़ दिया करो। मैं पूरा दिन इसे अपने पास रखूंगी, इसे खाना भी खिलाऊंगी और इसका ख्याल भी रखूंगी। वैसे भी मेरा बेटा अम्मार स्कूल चला जाता है, मैं घर में बिल्कुल अकेली होती हूँ। परिहा के आने से मेरा भी दिल बहल जाएगा और सारा को भी पूरा दिन सुकून से आराम करने का मौका मिल जाएगा। नुसरत आंटी की यह बात सुनकर जैसे हमारे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। सारा के चेहरे पे भी एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई और मैंने भी एक गहरा सांस लिया। हमने नुसरत आंटी का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारी इतनी बड़ी मदद की थी। अगले ही दिन से हमारा यह नया मामूल शुरू हो गया। मैं सुबह उठ के सारा के लिए खाने पीने का सामान कमरे में ही रख देता और फिर परिहा को तैयार करके नुसरत आंटी के घर छोड़ देता। नुसरत आंटी दरवाजे पे मुस्कुरा के परिहा का इस्तकबाल करती और उसे गोद में उठा लेती। परिहा भी नुसरत आंटी से बहुत मानूस थी इसलिए वो खुशी खुशी उनके घर चली जाती थी। मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर ऑफिस चला जाता था क्योंकि मुझे मालूम था कि परिहा एक बहुत ही महफूज और अच्छे हाथों में है।
जहाँ उसकी देखभाल एक माँ की तरह की जा रही है। सारा को भी अब पूरा दिन आराम मिलने लगा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी थी। वो दिन भर बिस्तर पे लेटी रहती और अपनी सेहत का ख्याल रखती। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आता तो सबसे पहले नुसरत आंटी के घर जाता और परिहा को वापस लेके आता। परिहा जब वापस आती तो बहुत खुश होती और बताती थी कि आज आंटी ने मुझे ये खिलौना दिया और आज मैंने अम्मार भाई के साथ ये गेम खेली। हम सब बहुत खुश थे कि हमारी ये मुश्किल इतनी आसानी से हल हो गई थी। वक्त गुजरता गया और सारा की प्रेगनेंसी के 5 महीने मुकम्मल हो गए। परिहा ज़्यादातर वक्त पड़ोस में ही गुजारती थी, यहाँ तक कि अब वो सुबह से लेकर रात के खाने तक वहीं रहती थी। नुसरत आंटी का 15 साला बेटा अम्मार भी परिहा के साथ बहुत खेलता था। अम्मार एक खामोश मिजाज का लड़का था जो पढ़ाई में अच्छा था और अक्सर अपने कमरे में ही रहता था। जब वो स्कूल से वापस आता तो परिहा उसके पास चली जाती और वो उसे कार्टून दिखाता या उसके साथ लूडो खेलता था। मैं जब भी शाम को परिहा को लेने जाता तो अम्मार को परिहा के साथ हंसते खेलते देखता था। मेरे दिल में अम्मार के लिए भी बहुत इज्जत थी कि वो इतनी छोटी बच्ची को तंग नहीं समझता, बल्कि उसका दिल बहलाता है। सारा अक्सर मुझसे कहती थी कि आदिल, हम नुसरत आंटी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। उन्होंने हमारी परिहा को इस तरह संभाला है जैसे कोई अपनी सगी औलाद को भी नहीं संभालता। मैं सारा की बात से बिल्कुल मुत्तफिक था। मैं अक्सर नुसरत आंटी के घर के लिए राशन या परिहा के बहाने फल और मिठाइयाँ ले जाता था ताकि उनका कुछ बोझ कम हो सके, लेकिन वो हमेशा गुस्सा हो जाती और कहती कि आदिल, तो मुझे गैर समझते हो क्या? परिहा मेरी अपनी बेटी नहीं है जो तुम ये सब ला रहे हो। उनकी इस मोहब्बत ने हमारे दिलों में उनके लिए एहतराम मजीद बढ़ा दिया था और हम उन पे अंधा भरोसा करने लगे थे। परिहा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी थी, लेकिन हम सारा की बीमारी और आने वाले बच्चे की तैयारियों में इतने मगन थे कि हमने परिहा के इस बदलाव को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। परिहा जो पहले बहुत ज़्यादा बातें करती थी, अब वो अक्सर खामोश रहने लगी। वो घर वापस आने के बाद सारा के पास बैठ जाती और उसके पेट को घूरती रहती। सारा समझती थी कि शायद वो नए आने वाले बच्चे के लिए पुरजोश है, इसलिए ऐसा कर रही है। परिहा अक्सर अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए कुछ अजीब सी बातें बड़बड़ाती थी जिन पे हमारा ध्यान नहीं गया। सारा की तबीयत अब 9वें महीने में दाखिल हो चुकी थी और किसी भी वक्त बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां ले ली ताकि मैं सारा के साथ रह सकूं। परिहा को अभी नुसरत आंटी अपने घर ले जाती थी क्योंकि वो कहती थी कि अब सारा के आखिरी दिन है, इसलिए इसे बिल्कुल अकेला छोड़ दो और घर में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। हमने उनकी ये बात भी मान ली। मेरा आखिर वो दिन आ ही गया जब सारा को दर्दें शुरू हुई और मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। नुसरत आंटी ने परिहा को अपने पास रख लिया और कहा कि तुम बेफिक्र होकर अस्पताल जाओ, परिहा मेरे पास बिल्कुल महफूज है। अस्पताल में चंद घंटों के इंतजार के बाद सारा ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया जिसका नाम हमने मुना रखा। मुना हमारे घर का पहला बेटा था और हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने नुसरत आंटी को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई तो वो भी बहुत खुश हुई और बोली कि मुबारक हो आदिल, अब तुम सारा और बच्चे को घर ले आओ, मैं परिहा को तुम्हारे घर भेज दूंगी। जब हम 3 दिन बाद सारा और मुन्ने को लेके घर वापस आए तो पूरा घर खुशी से झूम रहा था। नुसरत आंटी परिहा को लेके हमारे घर आई। परिहा ने जब अपने छोटे भाई मुन्ने को देखा तो वो उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पे एक अजीब सी संजीदगी थी जो एक 5 साला बच्चे के चेहरे पे नहीं होनी चाहिए थी। नुसरत आंटी ने मुन्ने को गोद में लिया, उससे प्यार किया और फिर सारा को कुछ हिदायत दे के अपने घर चली गई। अब हमारे घर में एक नया फर्द आ चुका था और सारा की ज़्यादातर तवज्जो अब मुन्ने की तरफ चली गई थी क्योंकि छोटा बच्चा बार बार रोता था, उसे फीड करवाना पड़ता था। सारा अक्सर परिहा के सामने ही मुन्ने को गोद में लेती और उसे फीड करवाती थी। परिहा दूर खड़ी अपनी माँ को बहुत गौर से देखती रहती। सारा समझती थी कि वो ये सब देख के सीख रही है कि छोटे भाई का ख्याल कैसे रखना है, लेकिन परिहा के जहन में कुछ और ही चल रहा था। बच्चे की पैदाइश के बाद सारा की मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो दिन भर मुन्ने को संभालने, कपड़े धोने और उसे सुलाने में लगी रहती। परिहा पड़ोस के घर ज़्यादा नहीं जाती थी, बल्कि वो अब घर पे ही रहती थी। बस शाम के वक्त अम्मार आकर उसे थोड़ी देर के लिए ले जाया करता था, लेकिन वो अब पहले जैसी चंचल बच्ची नहीं रही थी। वो घंटों अपने कमरे में अकेली बैठी रहती और किसी से बात नहीं करती थी। मैं जब भी उसके पास जाता और उससे पूछता कि परिहा मेरी जान क्या हुआ है, तुम पापा से बात क्यों नहीं करती, तो वो सिर्फ मुस्कुरा देती और कहती कि पापा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं अब मुन्ने की मम्मी बनूंगी। मैं उसकी इस मासूम बात पे हंस देता और उसके सर पे प्यार करके चला जाता। मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये हंसी बहुत जल्द गहरे सदमे में बदलने वाली है। सारा भी मुन्ने की देखभाल में इतनी थक जाती कि वो परिहा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर वापस आ गया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और मैंने सोचा कि सारा और बच्चों के लिए बाहर से कुछ अच्छा खाना लेके जाऊँ। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर बिल्कुल खामोश था।
सारा शायद अपने कमरे में सो रही थी क्योंकि मुन्ना भी सो चुका था। मैं दबे पांव परिहा के कमरे की तरफ बढ़ा ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं। परिहा के कमरे का दरवाज़ा अध खुला था। मैंने जैसे ही दरवाजे की ऊंट से अंदर झांका तो अंदर का मंजर देख के मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। परिहा ज़मीन पे बैठी हुई थी, उसकी गोद में नौज़ायदा बच्चा यानी हमारा मुन्ना लेटा हुआ था। परिहा ने मुन्ने को बिल्कुल उसी तरह अपनी गोद में संभाला हुआ था जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। वो मुन्ने के चेहरे पे हाथ फेर रही थी और इंतहाई मासूमाना लेकिन लर्जा खेज लहजे में कह रही थी कि मुन्ना, आज मैं तुम्हें अपना दूध पिलाती हूँ। मेरी 5 साला बेटी मुन्ने को गोद में लिए बैठी थी। फिर उसने अपना दामन उठाया और बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। नौज़ायदा बच्चा उसे अपनी माँ समझ के एहसास लेने लगा। ये मंजर देख के मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरा पूरा जिस्म गुस्से और खौफ से कांपने लगा। मेरी बीवी अक्सर बच्ची के सामने मुन्ने को फीड करवा देती थी। उसे यकीनन वहीं से ये सीखा था। लेकिन परिहा के चेहरे पे जो तासुरात थे और जिस तरह वो बच्चे को ये सब करवा रही थी वो कोई आम नकल नहीं थी। वह गुस्से से आगे बढ़ा और परिहा के हाथ से मुन्ने को झपट लिया। परिहा मुझे देख के बुरी तरह डर गई और उसकी आंखों में खौफ के आंसू आ गए। मैंने गुस्से में परिहा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया कि तुम ये क्या बदतमीजी कर रही हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब करने की। परिहा जमीन पे गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरी आवाज़ सुन के सारा भी कमरे में दौड़ती हुई आई। उसे जब परिहा को रोते देखा तो उसने मुझसे मुन्ने को लिया और मुझ पर चिल्लाने लगी कि आदिल, तुम पागल हो गए हो क्या, इस मासूम बच्चे पे हाथ क्यों उठाया। मैंने सारा को कांपते हुए लहजे में बताया कि इसने अभी क्या किया है। सारा भी ये सुन के एक पल के लिए सख्ते में आ गई, लेकिन फिर उससे परिहा को गले से लगाया और मुझसे कहने लगी, आदिल वो मासूम है, उससे सिर्फ मुझे देख कर नकल की है, तुमने इतनी बड़ी सजा क्यों दी। सारा ने परिहा को रोते हुए देखा तो उसने मुन्ने को जल्दी से सोफे पे लेटाया और परिहा को अपने सीने से लगा के मुझ पर चिल्लाने लगी कि आदिल तुम पागल हो गए हो क्या, इस मासूम बच्ची पे हाथ क्यों उठाया। मैंने सारा को कांपते हुए लहजे में बताया कि इसने अभी क्या किया है। ये बच्ची मुन्ने को गोद में लेके अपना दामन उठा रही थी और उसे फीड करवाने की कोशिश कर रही थी। सारा मेरी ये बात सुन के एक पल के लिए खामोश तो हुई, लेकिन फिर उसे परिहा के आंसू पूछे और उसे प्यार करते हुए अपने पास बिठाया। उसे परिहा को किचन से लाके बिस्किट दिए, उसे दिलासा दे के अपने पास सुला लिया। जब परिहा सो गई तो सारा मेरे पास आई और मुझसे झगड़ा करने लगी कि बच्चे तो करते हैं ऐसे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी जिस पे तुमने बच्ची पे हाथ उठा दिया। अभी सिर्फ 5 साल की है और जो कुछ वो घर में देखती है वही करने की कोशिश करती है। वो खुद ही जब बड़ी होगी तो समझदार हो जाएगी और ये सब हरकतें छोड़ देगी। तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो और मासूम बच्ची के जहन पे खौफ बिठा रहे हो। मैंने सारा की बात सुनकर नफ़ी में सर हिलाया और बहुत संजीदगी से कहा कि सारा, ये कोई मामूली बात नहीं, और अगर ये परिहा को कर भी रही है तो तुम ख्याल करो कि तुम उसको रोको ना। बच्ची के सामने इस तरह मुन्ने को फीड करवाना बंद करो, या जब वो कमरे में हो तो इस बात का खास ध्यान रखो। परिहा का ये रवैया आम बच्चों जैसा नहीं है। मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सा इसरार नजर आया है जो मुझे अंदर से डरा रहा है। सारा ने मेरी बात को हंस के टाल दिया और कहने लगी, तुम दिन भर ऑफिस में रहते हो इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लड़कियां अपनी माँ को देख कर ही सब सीखती हैं। परिहा ने मुझे देखा और वो मुन्ने से प्यार का इजहार कर रही थी। उसमें कोई गुनाह या गलत बात नहीं है। मैंने सारा को बहुत समझाने की कोशिश की कि जब तक मुन्ना छोटा है और ये तुम इसे फीड कराती हो कुछ ऐसी बातें, तब तुम उसको पड़ोस में भेज दिया करो ताकि उसका ध्यान कुछ बट सके और वो वहाँ नुसरत आंटी के पास जाके खेल कूद में मसरूफ रहे। सारा ने मेरी ये बात मान ली। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही वहम हो रहा है तो मैं कल से परिहा को ज़्यादा वक्त के लिए नुसरत आंटी के घर भेज दिया करूँगी ताकि वह मुन्ने के पास ना बैठे। अगले ही दिन से सारा परिहा का सामान लेती और उसे पड़ोस में नुसरत आंटी के घर छोड़ आती। परिहा भी नुसरत आंटी के घर जाने के नाम पर खुश हो जाती थी और मैं भी एक गहरा सांस लेता कि चलो अब परिहा का ध्यान भट जाएगा और वो यहाँ मुन्ने के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। नुसरत आंटी रोज सुबह परिहा को ले जाती और वो दिन भर उनके घर रहती। सारा अब अपने छोटे बच्चे मुन्ने के साथ घर में अकेली होती और आराम से उसकी देखभाल करती। मैं जब शाम को ऑफिस से वापस आता तो परिहा को पड़ोस से लेके आता था। परिहा के चेहरे पे अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन सारा का कहना था कि वो दिन भर आंटी के घर खेल के थक जाती है इसलिए अब पुरसकून रहने लगी है। मैंने भी अपने दिल को समझा लिया कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा था और सारा की बात ठीक थी कि बच्चे वक्त के साथ सब समझ आते हैं और परिहा भी अब बदल रही है। चंद दिन इसी तरह सुकून से गुजरा और मैं भी ऑफिस के कामों में मसरूफ हो गया। सारा परिहा को रोज़ाना पड़ोस में भेज देती थी और घर का माहौल बिल्कुल मामूल पे आ चुका था। एक शाम मौसम बहुत ख़राब था और तेज़ हवा चल रही थी। ऑफिस में लाइट चली गई तो बॉस ने हमें जल्दी घर जाने की इजाज़त दे दी। मैंने सोचा कि सारा को सरप्राइज़ दूंगा इसलिए मैंने उसे फ़ोन नहीं किया और बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ निकल पड़ा। मैं जैसे ही अपनी गली में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि नुसरत आंटी अपने घर के बाहर किसी से बात कर रही थी और परिहा उनके पास नहीं थी। मैंने सोचा परिहा शायद घर के अंदर अम्मार के साथ खेल रही होगी। मैं अपने घर के सामने रुका, बाइक खड़ी करके चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर बिल्कुल खामोश था
सारा किचन में शाम की चाय बना रही थी और बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा परिहा को नुसरत आंटी के घर से लेने से पहले अपने कमरे में जाके कपड़े तब्दील कर लूँ। मैं जैसे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा तो मुझे परिहा के कमरे से हल्की सी आवाज़ आई। मुझे हैरत हुई कि परिहा तो पड़ोस में होनी चाहिए, तो उसके कमरे से आवाज़ क्यों आ रही है। मैंने धड़कते दिल के साथ कदम आगे बढ़ाया और परिहा के कमरे के अध खुले दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। मैंने जैसे ही अंदर झांका तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरा पूरा वजूद बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। परिहा बेड पे बैठी हुई थी, उसके सामने मुन्ना लेटा हुआ था। सारा किचन में काम में मसरूफ़ थी और मुन्ना पंगूड़े में सो रहा था, जहाँ से परिहा उसे उठा के अपने कमरे में ले आई थी। परिहा ने एक बार फिर अपना दामन उठाया हुआ था और वो मुन्ने को फीट करवा रही थी। इस बार उसके चेहरे पे कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि वो इंतहाई संजीदगी और महारत से ये सब कर रही थी, जैसे उसे किसी ने बहुत अच्छी तरह ये सब सिखाया हो। मुन्ना उसे अपनी माँ समझ के दूध पीने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर देख के मेरे तन बदन में आग लग गई। सारा की तमाम बातें, उसका लापरवाह रवैया मेरे जहन में घूम गया। मैं गुस्से से पागल होकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ और मैंने परिहा का बाजू इतनी जोर से पकड़ा कि वो बेड से नीचे गिर पड़ी। इस शोर शराबे पे मेरी बीवी दौड़ती हुई आई थी। मेरी जुबान से गुस्से के मारे अंगारे निकल रहे थे और मैं पागलों की तरह सारा पे चिल्ला रहा था कि देखो लापरवाह औरत, अपनी बेटी का करतूत देखो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि इसको समझाओ, इस पर नजर रखो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तुम अपने लापरवाह रवैये की वजह से बर्बादी को दावत दे रही हो। मैंने तुमसे कहा था कि किस तरह के खेल खेल रही है, उसको किसने सिखाया ये सब कुछ, और तुम क्यों इसके सामने ऐसी हरकतें करती हो कि बच्ची वही सब नकल कर रही है। सारा ने मेरा गुस्सा देख के परिहा को अपने पीछे छुपाया और रोने लगी। मैं मुसलसल चीख रहा था कि तुम एक नाकाम और गैर जिम्मेदार माँ हो। अगर आज मैं वक्त पे ना आता तो ये बच्ची इस छोटे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। तुमने मेरी तशवीश को वहम करार दिया। अब बोलो, अब तुम्हारे पास क्या जवाब है। जब मैं अपनी बीवी सारा पे इस तरह बुरी तरह चीख रहा था और सारा सदमे से कांप रही थी, तो सोफे के कोने में दुबकी हुई मेरी 5 साला बेटी परिहा ने अपनी मासूम और डरी हुई आवाज़ में रोना बंद किया। उसने अपने नन्हे हाथों से आंसू पूंछे और मेरी तरफ देख के कहने लगी कि पापा, आप मामा पे क्यों गुस्सा हो रहे हो। मामा ने मुझे ये सब कुछ नहीं सिखाया और मेरे मामा से ये सब नहीं सीखा। मैं तो बहुत पहले से ही मुझे पता है कि दूध ऐसे पिलाते हैं, और मैं तो नुसरत आंटी के घर अम्मार भाई को भी दूध पिलाती हूँ। जब मामा बीमार थी और आप ऑफिस चले जाते थे तो अम्मार भाई मुझे अपने कमरे में ले जाते और मुझसे कहते थे कि परिहा आओ, हम मम्मी पापा का खेल खेलते हैं। मुझे कहते थे कि तुम मेरी मम्मी हो और तुम मुझे इस तरह गोद में बिठा के दूध पिलाया करो। और अम्मार भाई रोज़ मेरे साथ यही सब करते थे। उन्होंने मुझे मना किया था कि अगर मैंने पापा या मम्मा को बताया तो वो मुन्ने को जान से मार देंगे। परिहा की ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मेरे जिस्म का खून जैसे जम गया। सारा के मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो वहीं ज़मीन पे बैठ गई, जबकि परिहा की ये हौलनाक बातें सुन के मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो गया। मुझे लगा जैसे मेरे कान बज रहे हैं और मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने परिहा को कंधों से पकड़ा, उसे झंझोड़ते हुए गुस्से और डर के मिले जुले लहजे में कहा, परिहा तुम झूठ बोल रही हो, बोलो कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो। परिहा मेरे इस अचानक रद्द-ए-अमल और गुस्से से बुरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। उसे सारा के दुपट्टे को मजबूती से थाम लिया और रोते हुए कहने लगी कि पापा, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। अम्मार भाई सच में मेरे साथ यही सब करते थे। सारा ने जब परिहा को इतने यकीन से बात करते देखा तो उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। उसे परिहा को गले से लगाया और रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आदिल बस करो, अब बच्ची को मत डराओ। खुदा के लिए अपने गुस्से को काबू में रखो और देखो कि हमारी मासूम बच्ची क्या कह रही है। सारा परिहा को अपने साथ बेडरूम में ले गई और उसे बेड पे बिठा दिया। मैं भी अपने कामते वजूद को संभालता हुआ उनके पीछे कमरे में दाखिल हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी उस मासूम बच्ची के सामने बैठ गए। सारा ने परिहा का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत प्यार से चूमते हुए कहा कि परिहा मेरी जान, पापा आपसे नाराज़ नहीं हैं। आप हमें बिल्कुल सच सच बताओ कि अम्मार भाई आपके साथ कौन सा खेल खेलते थे और वहाँ क्या क्या होता था। परिहा ने अपनी मासूम आंखों से हमें देखा और फिर वो कुछ ऐसी डार्क और हौलनाक बातें बताने लगी जिसने हमारे पैरों तले से ज़मीन ही निकाल दी। परिहा कहने लगी कि मामा, जब आप अस्पताल में थीं या जब आप घर में बीमार रहती थीं और पापा सुबह ऑफिस चले जाते थे तो नुसरत आंटी मुझे अम्मार भाई के कमरे में भेज देती थी। अम्मार भाई अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते थे और मुझसे कहते थे कि हम मम्मी पापा का खेल खेलेंगे। वो मेरे हस्बैंड बनते थे और मैं उनकी वाइफ बनती थी। वो मेरे साथ इसी तरह सो भी जाते थे जैसे आप और पापा सोते हैं, और कभी कभी वो बहुत छोटे बेबी बन जाते और मुझसे कहते कि परिहा तो मेरी मामा बन जाओ, और मैं उनकी मामा बन के उनको उसी तरह गोद में बिठा के दूध पिलाती। परिहा की ये बातें हमारे दिलों पे खंजर की तरह लग रही थी और मैं अंदर से मर रहा था, लेकिन परिहा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी धुन में बोले जा रही थी कि मामा, अम्मार भाई कभी कभी डॉक्टर बन जाते थे और वो मुझसे कहते थे कि अब तुम्हारा चेकअप होगा। वो मेरे सारे कपड़े उतार देते और कपड़े उतार के मेरी बॉडी चेकअप करते, और जब मैं कहती कि मुझे दर्द हो रहा है और मुझे खेल नहीं खेलना तो मुझसे कहते कि अगर तुमने ये खेल ना खेला तो मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा और तुम्हारे बाबा से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा।
हम वहाँ बहुत ज़्यादा खेल खेलते थे और अम्मार भाई मुझे हर खेल के बाद मेरी पसंदीदा चॉकलेट देते थे और मुझसे वादा लेते थे कि मैं ये बात घर में किसी को न बताऊं। पर यह ने एक और गहरा सांस लिया। सारा की गोद में अपना सर रखते हुए कहने लगी कि मामा, अम्मार भाई कभी कभी वो चॉकलेट वाला दूध पीने की फरमाइश करते थे। वो बाजार से बहुत सारी चॉकलेट लाते और पिघला के मेरी पूरी बॉडी पे चॉकलेट लगा देते। अब हम मुझसे कहते कि अब जादू होगा। वो मेरी बॉडी से वो चॉकलेट साफ करते। मुझे वो खेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती चॉकलेट खाने का लालच देते थे और कहते थे कि अगर तुम मम्मी पापा का खेल नहीं खेलोगी तो तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। मैं तो बस अम्मार भाई की बात मानती थी, क्योंकि वो मुझे मुन्ने को मारने की धमकी देते थे। पर यहाँ की ये लर्जा खेज और हौलनाक दास्तान सुन के मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी जाके अम्मार का गला दबा दूं। सारा सदमे से बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो अपने बाल नोचने लगी और रोते हुए कहने लगी कि आदिल, मैं बर्बाद हो गई। मैंने अपने हाथों से अपनी मासूम बेटी को उस भेड़िए के हवाले कर दिया। मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बच्ची का दर्द न समझ सकी। मैंने सारा को संभाला और उसके आंसू पूंछे। मेरा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अब कमज़ोर नहीं पड़ना। पर यह अब भी मासूमियत से हमें देख रही थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो चुकी है और पड़ोस के उस लड़के ने उसकी मासूमियत का किस तरह सौदा किया था। मैंने परिहा को कमरे में ही रहने दिया और सारा से कहा कि तुम यहीं बैठो और परिहा का ध्यान रखो, मैं अभी इसका हिसाब करके आता हूँ। मैं गुस्से से पागल होकर अपने घर से बाहर निकला और पड़ोस पर नुसरत आंटी के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। मेरी आवाज़ सुन के मोहल्ले के चंद लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। नुसरत आंटी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मेरा गुस्से से लाल चेहरा देखा। वो घबरा गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। मैंने चिल्लाते हुए कहा, नुसरत आंटी, अपने उस कमीने और दरिंदे बेटे अम्मार को बाहर निकालें। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नुसरत आंटी मेरी ये बात सुन के एकदम घूरने लगी और उनका लहजा बदल गया। वो पूरे मोहल्ले के सामने गोल टाइम पे चढ़ गई और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी कि आदिल, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तो मेरे शरीफ बेटे पे क्या गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हो? शर्म करो। हमने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की, तुम्हारी बीमार बीवी का ख्याल रखा और तुम्हारी उस बदतमीज़ बेटी को 7 महीने अपने घर में पाला पोसा, उसे खाया पिलाया, और आज तुम हमारे ही एहसान का ये बदला दे रहे हो कि मेरे मासूम बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे घर आके इस तरह तमाशा करने की? नुसरत आंटी की ये चालाकी देख के मेरा खून उबल पड़ा कि वो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा हम पे ही चढ़ दौड़ी थी और मोहल्ले वालों के सामने खुद को मजलूम साबित कर रही थी। उनकी ऊंची आवाज़ सुन के आसपास के घरों से मर्द और औरतें बाहर निकल आए थे। वो सब नुसरत आंटी की हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि वो एक बेवा औरत थी और उसका बेटा अम्मार सिर्फ 15 साल का कम उम्र लड़का था। मोहल्ले के लोग नुसरत आंटी की झूठी मजलूमियत और आंसुओं के बहाव में बह गए। उन्होंने उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग पड़ोसी आगे बढ़े और मुझे उंगली दिखा के कहने लगे, आदिल, शर्म करो। तुम एक बेवा औरत पे और एक मासूम पढ़े लिखे बच्चे पे इतना बड़ा और घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हारी बीवी खुद बीमार रहती थी तो तुमने अपनी बच्ची को इनके घर भेजा। इन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम आज इनके एहसान का ये बदला दे रहे हो। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र थी तो अपनी बच्ची को अपने घर पे रख देना, किसी दूसरे के भरोसे पे क्यों छोड़ा? अब अपनी गलती छुपाने के लिए शरीफ खानदान पे कीचड़ उछाल रहे हो। मोहल्ले वालों की ये बातें सुन के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे पास उस वक्त कोई माती सबूत या कोई वीडियो नहीं थी जिससे मैं उन सब के सामने अम्मार की दरिंदगी को साबित कर सकता। मेरे पास सिर्फ मेरी 5 साला बेटी परिहा के मासूम अल्फाज थे जिन पे अंधे मोहल्ले वाले यकीन करने को तैयार नहीं थे। नुसरत आंटी ने मुझे धिक्का दिया और बोली कि निकल जाओ यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें अंदर करवा देंगे। मैं बेबस और लाचार होकर अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वहाँ पूरा मोहल्ला मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था। मैं निढाल कदमों के साथ वापस अपने घर आ गया, जहाँ सारा मुन्ने को सीने से लगाए रो रही थी। मैंने जब सारा को बताया कि मोहल्ले वाले उल्टा हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और नुसरत आंटी ने साफ इनकार कर दिया है, तो सारा के मुंह से खौफनाक चीख निकली। हम दोनों मियाँ बीवी उस रात बिल्कुल टूट चुके थे। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे तवील और तारीक रात थी। हमने सजदे में गिर के अपने रब के सामने झोली फैलाई और रात भर रो रो के खुदा से इंसाफ की फरियाद करते रहे कि अल्लाह, हम बेबस हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो सब जानता है, हमारी मासूम बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ सिर्फ तेरे हाथ में है। हमें अपनी गफलत पे शदीद पछतावा था कि हमने क्यों पड़ोस पे इतना अंधा भरोसा किया। अगले 2 दिन पूरे घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई रही। सारा परिहा को अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरे दिन की शाम को जब सारा बावर्ची खाने में मुन्ने के लिए दूध गर्म कर रही थी और मैं वॉशरूम में मुंह हाथ धो रहा था, परिहा सहन में अकेली खड़ी थी। घर का बैरूनी दरवाज़ा हल्का सा खुला रह गया था और उसी गफलत का फ़ायदा उठा के परिहा अचानक घर से गायब हो गई। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया और सारा किचन से निकली तो सहन बिल्कुल खाली था।
मैंने परिहा को आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सारा ने बेडरूम में देखा, वहाँ भी वो नहीं थी। हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं पागलों की तरह गली में भागा और परिहा का नाम पुकारने लगा। मैंने नुसरत आंटी के घर के बाहर भी देखा लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था और वो दोनों माँ बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने मोहल्ले के दुकानदारों से पूछा लेकिन किसी ने परिहा को जाते हुए नहीं देखा था। सारा घर के बाहर सड़क पे बैठ के बैन कर रही थी और मैं पागलों की तरह हर गली और हर मोड़ पे अपनी बेटी को तलाश कर रहा था। पूरे 2 घंटे गुजर चुके थे और परिहा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मेरा दिल बैठता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी दुनिया उजड़ गई है। तभी मोहल्ले के एक लड़के ने आके मुझे बताया कि आदिल भाई, मोहल्ले के आखिरी कोने पे जो सुनसान और वीरान प्लॉट है, जहाँ पुरानी इमारत का मलबा पड़ा है, वहाँ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। ये सुनते ही मैं उस सुनसान जगह की तरफ पागलों की तरह दौड़ा। मेरे पीछे सारा भी नंगे पांव भाग रही थी। जब मैं उस सुनसान जगह पे पहुंचा तो वहां का मंजर देख के मेरे होश उड़ गए। मेरी 5 साला मासूम बेटी परिहा मिट्टी के ढेर पे बैठी हुई थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके चेहरे और हाथों पे मिट्टी और खून के धब्बे थे। उसकी हालत इंतहाई अबतर थी। वो खौफ और दर्द से बुरी तरह बिलक बिलक के रो रही थी। मैंने तड़प के आगे बढ़ के उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। परिहा ने जैसे ही मुझे देखा वो मेरे गले से लग गई और हिचकियाँ लेते हुए रोते हुए कहने लगी कि बाबा, मुझे अम्मार भाई यहाँ लाए थे। वो मुझे ज़बरदस्ती घर से उठा के लाए थे। उन्होंने मुझे बहुत मारा। परिहा के अल्फाज सुन के मेरे 14 तबक रोशन हो गए और अब मेरे पास मेरी बेटी की यह हालत खुद एक ऐसा जिंदा सबूत थी जिसे कोई मोहल्ले वाला झुटला नहीं सकता था। परिहा के अल्फाज सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गया और मेरा पूरा जिस्म गुस्से की लहर से कांपने लगा। मेरी मासूम बच्ची की हालत देख के सारा ने अपने सर पे मिट्टी डालना शुरू कर दी और वहीं ज़मीन पे बैठ के धाड़े मार मार कर रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोग जो हमारे पीछे उस सुनसान जगह तक आए थे वो भी परिहा की यह हालत देख के सख्ते में आ गए। उनके चेहरों पर अब नुसरत आंटी और अम्मार के लिए मौजूद वो हमदर्दी गायब हो चुकी थी, क्योंकि परिहा के फटे हुए कपड़े, उसका खून आलूद चेहरा और उसकी हिचकियाँ खुद चिल्ला चिल्ला के उस दरिंदगी की गवाही दे रही थी जो उस 15 साला वहशी लड़के ने मेरी मासूम बेटी के साथ की थी। मैंने परिहा को मजबूती से अपने सीने से लगाया और सारा का हाथ पकड़ के उसे ज़मीन से उठाया। मैंने मोहल्ले वालों की तरफ देखा जो अब शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए खड़े थे। मैंने उनसे कहा, देखो इस बच्चे को, अभी तुम लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी तुम्हें नुसरत और उसका बेटा शरीफ लगते हैं। तुम सब मेरी बर्बादी के जिम्मेदार हो, क्योंकि अगर 2 दिन पहले तुम लोगों ने मेरा साथ दिया होता तो आज मेरी बच्ची इस हाल में न होती। मेरी आवाज़ में इतनी तड़प और गुस्सा था कि किसी एक मोहल्ले वाले की जुर्रत नहीं हुई कि वो मेरे सामने एक लफ्ज़ भी बोल सकता। मैं परिहा को इसी हालत में लेकर सीधा शहर के बड़े सरकारी अस्पताल की तरफ भागा। सारा मुन्ने को गोद में लिए गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी परिहा के सर पे हाथ फेर रही थी और परिहा बार बार खौफ से कांपते हुए कह रही थी कि बाबा, अम्मार भाई ने मुझे बहुत मारा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने घर में किसी को कुछ बताया तो मुझे इस अंधेरे गड्ढे में फेंक देंगे। मैं परिहा की बातें सुन के अंदर से लहू लुहान हो रहा था। अस्पताल पहुंचते ही मैंने डॉक्टर को इमरजेंसी में परिहा को दिखाया। डॉक्टर ने जब बच्ची की हालत देखी तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस केस दर्ज करने का कहा। मैंने कहा, आप जो मर्जी करें, बस मेरी बच्ची की जान बचाएं और उसका मुआयना करें। डॉक्टरों की एक टीम परिहा को अंदर लेबर रूम और मुआयने के कमरे में ले गई, जहाँ सारा भी उनके साथ अंदर चली गई। मैं बाहर राहदारी में अकेला खड़ा दीवार से सर लगा के रो रहा था। मुझे अपनी ज़िंदगी की तमाम कामयाबियां फजूल लग रही थीं, क्योंकि मैं अपनी 5 साला बेटी की इज्जत और उसकी मासूमियत की हिफाजत नहीं कर सका था। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरों पर शदीद गुस्सा और अफसोस था। उन्होंने मुझे अपने माइंड रूम में बुलाया और कहा, आदिल साहब, आपकी बेटी के साथ बहुत शदीद किस्म के जिस्मानी और जहनी दरिंदगी की गई है। उसका जिस्म पे ना सिर्फ तशद्दुद के निशानात हैं, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि इस बच्ची को पिछले कई महीनों से बाकायदा तौर पे हरासा किया जा रहा था और आज उस लड़के ने हदें पार करने की कोशिश की है। हमने मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मकामी पुलिस को भी इतला दे दी है। डॉक्टर की ये बातें मेरे दिल पे उबलते हुए तेल की तरह गिरी। मैंने डॉक्टर से वो रिपोर्ट ली और अस्पताल के बाहर खड़े पुलिस अफसर के पास जा पहुंचा, जो हमारी इतला पे वहां पहुंचा था। मैंने पुलिस अफसर का गिरेबान पकड़ा और रोते हुए कहा, अगर आज तुम लोगों ने उस अम्मार को गिरफ्तार न किया तो मैं अस्पताल के सामने खुद को आग लगा लूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे हौसला दिया और कहा कि आदिल साहब, आप पुरसकून रहें। हमारे पास अब मेडिकल रिपोर्ट की सूरत में एक ऐसा पक्का सबूत है जिसे दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती। हम अभी उसी गली में जा रहे हैं और उस मुजरम को उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। मैं पुलिस की भारी नफरी के साथ दोबारा अपनी गली में दाखिल हुआ तो वहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। नुसरत आंटी अपने घर के सहन में खड़ी अब भी पड़ोसियों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि आदिल और उसकी बीवी सारा पागल हो गए हैं और वो उनके बेटे को बदनाम कर रहे हैं।
لیکن جیسے ہی پولیس کی 2 گاڑیاں سائرن بجاتی اور ان کے دروازے پر رکیں، نصرت آنٹی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ پولیس انسپکٹر نے گاڑی سے اترتے ہی نصرت آنٹی کے گھر کا دروازہ لات مار کے کھولا اور چلاتے ہوئے کہا کہ عمار کہاں ہے، اسے فوراً باہر نکالو۔ نصرت آنٹی نے پولیس کے سامنے بھی اپنا وہی پرانا رونا شروع کر دیا کہ انسپکٹر صاحب، میرا بیٹا معصوم ہے، یہ عادل خان ہم پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ لیکن انسپکٹر نے نصرت آنٹی کو جھٹک کے دور کیا اور لیڈی کانسٹیبل سے کہا کہ اس عورت کو پکڑو، یہ مجرم کی ماں ہے اور اس نے اپنے گھر میں اس درندگی کو پناہ دی ہے۔ پولیس والے عمار کے کمرے میں گھسے تو عمار بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ پولیس اسے بالوں سے پکڑ کے باہر کھینچا اور اس کے منہ پہ 2 زوردار تھپڑ مارے۔ عمار نے پولیس کے خوف سے فوراً رونا شروع کر دیا اور بولا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے پریحا کو زبردستی اس سنسان پلاٹ پہ لے جا کے مارا تھا کیونکہ اس نے گھر میں سب بتا دیا تھا۔ عمار کا یہ اعتراف سن کر محلے کے وہ لوگ جو 2 دن پہلے نصرت آنٹی کی بیوگی کا واسطہ دے کے مجھے ڈانٹ رہے تھے، وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ ان بزرگ پڑوسی نے آگے بڑھ کے عمار کے منہ پہ تھوکا اور نصرت آنٹی سے کہا، لعنت ہے تم پہ اور تمہاری اس جھوٹی شرافت پہ، تم نے ایک بیوہ ہونے کا ڈرامہ رچا کر ہم سب کی ہمدردیاں سمیٹی اور تمہاری ناک کے نیچے تمہارا یہ وحشی بیٹا ایک 5 سالہ معصوم بچی کی زندگی برباد کرتا رہا اور تم اسے چھپاتی رہی۔ پولیس نے عمار کو ہتھکڑیاں لگائیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ نصرت آنٹی بھی روتی ہوئی پولیس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، لیکن لیڈی کانسٹیبل نے انہیں بھی گاڑی میں بٹھا دیا کیونکہ وہ اس جرم کی برابر کے شریک تھی۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں میری بچی کو اس بھیڑیے کے کمرے میں بھیجا تھا۔ محلے کی عورتیں اب سارا کے پاس آ کے رو رہی تھیں اور معافی مانگ رہی تھیں، لیکن سارا نے اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اسے کسی کی معافی کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب ہم پہ قیامت ٹوٹی تو یہ سب لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو عمار کے وکیل نے اسے نابالغ ثابت کرنے کی بہت کوشش کی کہ اس کی عمر صرف 15 سال ہے اور اس سے یہ غلطی نادانی میں ہوئی ہے، لیکن میں نے شہر کے سب سے بہترین اور سخت وکیل کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ہمارے وکیل نے عدالت میں پریحا کی رپورٹ پیش کی اور جج صاحب کے سامنے پریحا کا وہ بیان پڑھ کے سنایا جس نے ماہر نفسیات کے سامنے روتے ہوئے دیا تھا کہ کس طرح عمار ممی پاپا کا کھیل کھیلنے کے بہانے اس معصوم کے جسم کو نوچتا تھا اور اسے چاکلیٹ کا لالچ دے کے دھمکیاں دیتا تھا۔ جج صاحب نے جب پریحا کے وہ لرزہ خیز داستان سنی تو ان کی آنکھوں میں بھی غصہ بھر آیا۔ انہوں نے عمار کے وکیل کی تمام درخواستیں مسترد کر دیں اور عمار کو سخت ترین سزا سناتے ہوئے نابالغ مجرموں کی قید خانے میں عمر قید کی سزا سنائی۔ اس کی ماں نصرت کو مجرم کی پشت پناہی کرنے اور جرم کو چھپانے کی پاداش میں 10 سال قید بامشقت کی سزا دی۔ جب عدالت کا فیصلہ آیا تو میرے اور سارا کے دل کو تھوڑا سکون ملا کہ چلو ان درندوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے وہ شہر اور وہ محلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم ایک بالکل نئے ماحول میں منتقل ہو گئے جہاں کوئی ہمیں نہیں جانتا تھا۔ پریحا کا نفسیاتی علاج کئی مہینے تک چلتا رہا۔ وہ شروع میں راتوں کو اٹھ کے روتی تھی اور چاکلیٹ کا نام سن کے بھی ڈر جاتی تھی، لیکن ہماری بے پناہ محبت اور ڈاکٹروں کی تھراپی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے وہ ہولناک یادیں دھندلی ہونے لگیں۔ سارا نے زندگی بھر کے لیے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ ماں کی ذرا سی لاپرواہی اور اندھا بھروسہ بچوں کو زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے آفس کے اوقات کار کو تبدیل کیا تاکہ میں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکوں۔ اس کہانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، ان سے روز بات کریں، ان کے دوست بنیں تاکہ اگر کوئی ان کے ساتھ ذرا سی بھی غلط حرکت کرے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو بتا سکیں اور کسی بھی عمار جیسے چھپے ہوئے درندے کا شکار ہونے سے بچ سکیں، کیونکہ معصومیت ایک بار لٹ جائے تو وہ دنیا کی کسی عدالت کے انصاف سے بھی واپس نہیں لائی جا سکتی۔